नमस्कार, मैं संजीव चंदन। मेरे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, पब्लिक इंडिया के द फाउंडर एडिटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो अभी एक आउटसाइड पैनलिस्ट दिख रहे हैं हमारे, और लोग जो आएंगे जुड़ेंगे, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज एक पॉजिटिव नोट से बात शुरू करते हैं, और वो पॉजिटिव नोट ये है कि हापुड़ में 10 साल पहले हुए मॉब लिंचिंग में, 10 साल या साल वो इसके ही आसपास का है, हुए मॉब लिंचिंग में 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो ये एक पॉजिटिव नोट है। हालांकि इसमें एक प्रसंग ये है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को प्रॉपर दिशा में फाइल करवाया, यानी जो पहले एफआईआर थी उसको ठीक करवाया, और तब जाकर ये संभव हो पाया। हर केस में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है। वहां एक गोकशी के शक में मोहम्मद कासिम को मार दिया गया था, मॉब लिंचिंग की गई थी। वैसे में ये सजा तो ये काबिले गौर है कि चलिए, डेमोक्रेसी अपने तमाम लंगड़ाते हुए फॉर्म में भी और तमाम अपने ऊपर हो रहे आक्रमणों के बावजूद काम तो कर रही है। लेकिन उसके साथ ही निराशा का प्रसंग आप दो प्रसंगों में देखें जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। आनंद सर आए हैं, अभी भारत के बाहर गए थे, स्टेट्स गए थे, यूएस गए थे, कई सारे यूनिवर्सिटीज से घूम कर आए हैं, लोगों से बातचीत करके आए हैं। और भारत का जो डायस्पोरा है उसमें सिर्फ मोदी मोदी नहीं है, ये सब हम थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे इनसे। लेकिन जो दो प्रसंग है, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो कर्नल सुफिया कुरैशी के बारे में बात कही, उस प्रसंग में भी हाईकोर्ट ने सुमोटो जरूर लिया, और वैसा ही हुआ जैसे बीजेपी सरकारें करती रही हैं। हापुड़ के मामले में भी हमने कहा, आगे हरियाणा के मामले में बताएंगे। आज तमाम केसेस में होता है, लेकिन वहां भी एफआईआर के साथ फेल किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट बरसा, तब जाकर शायद एफआईआर अपनी निगरानी में मुकदमे को ले चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फिर भी शर्म नहीं, पता नहीं क्यों, एक सामान्य नैतिकता जो होती है गवर्नेंस की, उस नैतिकता पर भी यकीन नहीं है भाजपाइयों को, मोदी जी और अमित शाह जी को। अभी तक उस मंत्री का कोई न इस्तीफा हुआ है, न कायदे से उसे शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है। तो ये हाल है। दूसरी तरफ एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी हरियाणा में इसलिए गिरफ्तार कर दिए जाते हैं कि कर्नल सूफिया कुरैशी को सामने रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के उनकी टिप्पणी थी कि अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ऑप्टिक्स से बात नहीं बनती, सोसाइटी में भी ऐसा माहौल और गवर्नेंस के स्तर पर भी सेकुलर निर्णयों का, मतलब उस आशय का था कि सेकुलर निर्णय आगे इम्प्रेस किए जा सके। ये एक खास किस्म से इस जो उनका ट्वीट था, जो उनका सोशल मीडिया ये उनका एक्सप्रेशन था, उसको आप गौर करें तो वो एक पॉजिटिव दिशा में, कहीं भी निगेटिव दिशा में बात नहीं थी, न भारत के हित में, न कथित राष्ट्र जो नरेंद्र मोदी जी का बनाया हुआ है उसके हित में, या जो विक्रम मिस्री ने कहा था या खुद पीएम मोदी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके भी खिलाफ नहीं था। इसके बावजूद अब समय समय पर अलग अलग मसलों पर जो एजेंसियां हैं वो अपना अपने हिसाब से व्यवहार करती हैं। तो वहां के जो महिला आयोग है उसने सुमोटो ले लिया, पता नहीं क्या ले लिया, और उसके बाद जो होता है पुलिस एक्टिव हुई, और आज उन्हें 2 दिनों की पीसीआर में पुलिस कस्टडी। अब इसमें किस चीज के लिए पुलिस कस्टडी दे देता है नीचे का कोर्ट, वह भी समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर इस पर टिप्पणियां भी करता रहा है कि नीचे के कोर्ट अपने विवेक का पालन करें। आज कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई करने वाली है। तो ये एक कुल परिदृश्य है आनंद सर, यानी ये एक बेहयाई, एक निर्लज्जता, संसद में भी गालियां देने वाला सांसद। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में आज भी सम्मानित हैं, और ये मंत्री आज भी बने हुए हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर इस तरह से एक दोहरा रवैया भारतीय जनता पार्टी, मोदी अमित शाह का। आनंद सर, पहले इस पर टिप्पणी। मुझे मतलब बीच बीच में लगा था कि शायद थोड़ा चैनल कहीं नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्षमा मांग बीच में हो रही थी क्यों हो रहा था जी। हाँ, कहीं कुछ कुछ हो रही थी, लेकिन शायद अभी अभी स्टेबल है। जी मैं संजीव जी, मैं इसलिए 2-3 चीजों को कहूंगा। एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देखना है, क्योंकि जो महमूदाबादी, जो प्रोफेसर साहब का अरेस्ट किया गया है,
वो एक चीज को तो बिल्कुल डिफाइन करता है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम छोड़ के और कुछ करने का है ही नहीं। वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लगातार कर रहे हैं। मैं थोड़े 2-3 क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए रिलेट करना है कि सरकार क्या पूरी तरह से जो निकम्मापन है, उस निकम्मेपन से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। हम और आप आज आप कर रहे हैं, मैं भी अभी हो सकता है 2-4-6 घंटे बाद हमारे यहाँ से भी हो, हम भी करेंगे इसी बात पे, इसी के अगल-बगल की बात होगी। अ, अब इस अगर मान लीजिए कुछ लोग कह रहे थे ज़रूरी हम बेरोज़गारी और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पहलगाम की घटना और उसके बाद के जो फ़ॉलो अप हो गए हैं, उस घटना पे बात करने के बजाय हम लोग को उलझा दिया गया है कि हम प्रोफ़ेसर महमूदाबादी की बात करते रहें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 जो जैसा आपने पहले ही कहा कि विजय शाह को सरकार पूरी तरह से बचा रही है। उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। सरकार ने जिस तरह से हाई कोर्ट एमपी हाई कोर्ट में खड़े होकर उनकी पैरवी की, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने जब नहीं सुना तो वापस जो एफआईआर हुई है बहुत हल्की धाराओं में हुई है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये स्पष्ट। लेकिन 2-3 जो जो बड़े चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मुझे लगता है कि हम लोग अपनी फोकस ना छोड़ें। ये सरकार कुछ भी करती रहे, इस पे बात करें लेकिन फिर अपने मेन फोकस ले आएं। देखिए देश में 2 चीजों के, इस देश को जैसे वो अर्नब गोस्वामी कहते हैं ना, द नेशन वांट्स टू नो। तो नेशन वांट्स टू नो कि भैया पहलगाम में तुम्हारी जो चूक हुई थी, जो तुम सेल्फ एडमिटेड हो, अब तुम कहते हो कि हाँ चूक हुई थी, उसमें भारत के किन किन लोगों का हाथ था जो चूके थे इस मामले में। पाकिस्तान से आतंकवादी ये जो आयोजक थे, प्रायोजित था, वो सब था। लेकिन भारत की धरती पे उसमें किससे गलती हुई थी, वो चूक किसके द्वारा हुई थी, वो किसके दरवाजे पे आके वो बात रुकती है, इसका भी जवाब चाहिए। और इसका जवाब इसलिए ज्यादा चाहिए क्योंकि आप उससे 15-16 दिन पहले अमित शाह साहब वहां जाते हैं, एक सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि अच्छा हो गया अब आप जाइए, चीफ मिनिस्टर को हटा देते हैं। सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती है, वो जो नलिन प्रभात उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो भी वहाँ के जो डीजीपी साहब हैं, उनके ऊपर भी उँगलियां उठ रही हैं क्योंकि जब भी वहाँ इस तरह का कुछ हुआ है, वो कहीं न कहीं उसके इंचार्ज, इस समय डीजीपी हैं तो कहीं वो एसपी इंचार्ज थे, वो इस तरह के हुआ है। उनके उनके पास जो संपत्ति है उसको लेके भी प्रश्न उठ रहे हैं। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस पे ये जाँच होना ज़्यादा ज़रूरी है कि चूक किसके दरवाजे पे हुई। व्हिच इंडियन ऑफिसर, कौन सा हिंदुस्तान की एजेंसी, कौन सा हिंदुस्तान का मंत्री सोता रहा और देश में इतनी बड़ा बड़ा हत्याकांड हो गया। और ये सारे जो हैं वो आके अमित शाह के दरवाजे पे खत्म हो रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी तो उनको लेनी होगी। तो एक तो डिस्कशन मेरे हिसाब से इस पे होना आवश्यक है। दूसरा डिस्कशन एक होना आवश्यक है जो हमारे एस जयशंकर साहब कर रहे हैं। और वो मैं बात इसलिए कह रहा हूं, एस जयशंकर साहब वाली बात, कि ये साधारण बात नहीं है। मेरे कुछ साथी लोग उसको कंफ्यूज करने का, क्योंकि बीजेपी कंफ्यूज कराती है किसी भी चीज को। मैं जिस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं देश के लोगों का, कि एस जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट डिनाई नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। और उस स्टेटमेंट में ये साफ है कि भाई उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अपने आक्रमण की पूर्व सूचना दे दी थी कि हम इन 9 ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। और अब इसका एक रिपरकशन ये है कि भाई अगर आप पहले से दुश्मन को बता दे रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पे ठिकानों पे जा रहे हैं, एक तो अगर ये 22 को हुआ तो ये अगर अगर स्ट्राइक थी तो ये 23 को, 22 की रात 23 की सुबह हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप किसी को 4-5 दिन का समय दे रहे हैं, देश में हो हल्ला मच रहा है, तो ये बिल्कुल तय बात है कि जो भी उनका बुनियादी रहा होगा उसको वहां से हटा दिया गया होगा। इसमें इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। दूसरा ये है कि जब आपने उनको एक बार ये वार्निंग देके उनको समय दे दिया तो उसके 2 पक्ष हुए। उसका एक पक्ष ये हुआ कि वहां पे जो लोग थे वो भी हट गए होंगे। दूसरा, आपने अपने जो सैन्य लोग थे, जो सेना जा रही थी, उनके लिए आपने खतरा बढ़ाया ही नहीं, उनका बलिदान भी आपने किया। क्योंकि फिर वो तैयार थे कि हम आ रहे हैं और हमारे ऊपर कैसे अटैक होगा। इसपे एक झूठ बोला जा रहा है, मैं इसलिए उसको साफ कर दूं। इसमें बताया जा रहा है और मेरे साथ मेरे मतलब मेरे और आप जैसे जो मित्र हैं वो भी इसमें फंस गए हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई वो तो युद्ध का एक एक वो होता है
और उसमें आप जब अटैक करते हैं उससे पहले आप उनको बताते हैं, ये झूठ बात है। और हाँ, फिर उसमें ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर स्टेट हैं, उनको एक दूसरे को बताना होता है जिससे कोई अचकचा के वो वापस न्यूक्लियर वो ना कर दे। ये झूठ बात है। जो हेग का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आप न्यूक्लियर आक्रमण करने जा रहे हैं, तब आपको पूर्व सूचना देनी है। न्यूक्लियर स्टेट आक्रमण कर रही है तब पूर्व सूचना नहीं देनी है। न्यूक्लियर अगर आप न्यूक्लियर वो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें होता ये कि न्यूक्लियर में आप भाग ही नहीं पाएंगे। उसका लार्जर होगा कि हम अगर पहले से कह दे रहे हैं, वो न्यूक्लियर अगर आप न्यूक्लियर आक्रमण कर रहे हैं तब आपको करना है। तो ये सरकार ये झूठ बोल रही है। एस जयशंकर साहब को बिल्कुल इसका जवाब देना होगा कि आपने पहले पूर्व सूचना ये किसने दी, कौन अफसर था, अंडर हुज, क्या मोदी जी को पता था कि ये सूचना दी जा रही है? क्या राजनाथ सिंह जी को ये पता था? वो आके क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैंने कहा था कि उनको पूर्व सूचना दे दो? कहें आके। अगर अगर इतना मॉरल करेज है और इतना कन्विक्शन है, तो सेना की आड़ में ना छुपें। साफ साफ कहें कि भाई हमने कहा था कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ये पूर्व सूचना देनी चाहिए, हमने पूर्व सूचना दी। कहें इसको, क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरा, मैं दो चीजें जो जो इससे रिलेटेड हैं, और चूंकि आपने वो नाम लिया विजय शाह का, विजय शाह की सिर्फ बात नहीं है। आज अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आप केवल मेरे माँ, बहन, बेटी, वो उनका आप गाली गलौज करने लगेंगे। क्या क्या बातें नहीं कही गई हैं। मिश्री जी एक सरकारी अफसर हैं, वो अपना सरकारी दायित्व पूरा कर रहे थे, उनकी बेटी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। और उसमें से जो लोग कह रहे हैं, उसमें कुछ लोगों को मोदी जी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, कि उसपे कोई कार्रवाई हुई, उसपे कहीं रोक लगी, उसपे कहीं कुछ ऐसा लगा कि ये कुछ हो रहा है। दो बातें और मैं छोटी इसलिए कह दूं कि वो समझना जरूरी है। अननोटिस चला जा रहा है, जितनी जगह हो जाए उतनी जगह अच्छा है। कंगना रनौत ने बड़ी गाली मोदी जी को दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कंगना रनौत बड़ी गाली देती है, और मैं बता रहा हूं क्या गाली दी। और नड्डा जी ने उस गाली को समझा, उन्होंने उनसे कहा कि गाली हटाइए। जब उन्होंने ये कहा कि इस टिप्पणी को हटाइए, तो उन्होंने फिर लिखा कि मैंने गाली दी थी, मतलब मैंने ये कहा था, गाली नहीं दी, उन्होंने कहा मैंने ये कहा था। नड्डा जी क्या कहा था ये जरा समझ लीजिए। मैं वो बात यहां, क्योंकि इसको महिलाएं भी देखती हैं हमारे आपको, मैं उस बात को हिंदी तर्जुमा नहीं करूंगा, उसका हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि जो ट्रंप जी हैं वो अल्फा मेल हैं, और मोदी जी सब अल्फा मेल के बाप हैं। इसको कोई भी अंग्रेजी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिए कि अल्फा मेल का मतलब क्या होता है। उसका एक सेक्सुअल एंगल होता है। आप देश के प्रधानमंत्री को आप ये सब बोलेंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप भाजपा के सांसद हैं। राहुल गांधी अगर बात कर लेते हैं कि मोदी जैसा, तो आप उनकी सदस्यता ले लेंगे। और यहां मोदी जी को एक खुलेआम भाजपा की एक सांसद गाली दे रही है, अल्फा मेल बोल रही, तब। और मुझे आके यहाँ पे मैंने एक दो जगह और कहा, तो वहां आके जो भाजपा प्रायोजित समर्थक, नहीं नहीं वो इसका मतलब ये होता है। पूरा मतलब बताओ, पूरा मतलब बताओ, अल्फा मेल का मतलब क्या होता है? आप गाली देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को? अच्छे हैं बुरे हैं, जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, हम उनकी नीतियों को कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम व्यक्ति विशेष को गाली इस तरह की नहीं दे सकते। अल्फा मेल, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा मेल? तो मेरा सिर्फ कहना यह है, जो आपकी मूल बात है, ये सिर्फ इसलिए है, ये जो महमूदाबाद जी का उठाया गया, देखिए ये सबको पता है, ये कोर्ट में केस स्टैंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो देखिए वो होता सर, उसमें होता क्या है, 2 दिन वो पीसीआर चले गए, कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी पे ये लोग दबाव बनाएंगे। यदि केस ने सुना नहीं तो 10-15 दिन, तो मतलब दूसरों को ये मैसेज जरूर देते हैं कि हमारे साथ है, तो वो गालियां भी देगा चलेगा, लेकिन यदि हमारा विरोधी है तो उसको। और यहाँ तो विरोध भी नहीं किया था इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जी। संजीव जी, वो साथ और विरोध की बात नहीं है, वो मुसलमान है तो इसलिए उसको ये सजा मिल रही है। बिल्कुल, वो यहाँ सिर्फ मुसलमान है मुसलमान इसलिए का सजा, मामला, जी, हिंदू यहाँ मुसलमान सिर्फ वो करना मुसलमान चाह का, रहे हैं, यहाँ वो सिर्फ बिल्कुल। हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि शायद उनको कुछ समझ में आ गया है कि बिहार में क्या होने जाना है, ये इसलिए और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और मेरा तो एक संजीव जी सुझाव है, इस पे भी एक दिन अगर आप चर्चा कर लें, क्या बिहार का चुनाव
मेरा तो विरोधी सारी जो विपक्ष की पार्टियां उनसे कहना है कि आप सारा चीजें भूल जाइए, देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में भाई एक बार और अच्छा जीत जाए, मोदी जी को जीत जाने दीजिए, आप रेफरेंडम के तौर पे बिहार का चुनाव करा दीजिए कि जो देश की में हत्याएं हुई उसपे मोदी जी ने जिस तरह से घुटने टेके हैं आप अमेरिका के सामने, तो क्या देश अमेरिका का 2 नंबर का बन के रहना चाहता है? देश अगर कहता रहना चाहता है तो हमारी आपकी अगर हम माइनॉरिटी में तो हम उसको स्वीकार है, लेकिन देश के आदमी को बिल्कुल क्लियर कट हो, वो घुमा फिरा के नहीं हो कि वो देखो मुसलमान है वो भागा जाए। देश के सामने बिहार के इलेक्शन को रेफरेंडम के तौर पे कर दे और कह दे कि अगर अगर लगता है तुम्हें कि भारत अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया है तो इस इलेक्शन में आप इनको वोट दीजिए, अगर लगता है नहीं कुछ इस तरह, तो मुझे लगता है कि देश का उसमें कुछ कल्याण हो सकता है। जी, आपसे एक सवाल भी आ गया है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। एक सवाल है कि क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर सूचना देकर परमाणु बम गिराए गए थे? मैं ये आपसे इसको जहां नहीं, मैं इसको और भी बता दूं, अगस्त में 9 या 10 अगस्त था जब ये बम गिरे। ये जब भी इतिहास लिखा जा रहा है, ये अमेरिका की 6 अगस्त, बस 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को 9 नागासाकी। अगस्त 6 और 9 था। और एक चीज जान लीजिए, तब तक विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, कोई जरूरत नहीं थी अमेरिका को ये बम गिराने की। अमेरिका ने वो जो आज सबको पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं ना कि मानवता, ह्यूमन राइट्स और फलाना और ढिमाका, वो अपना टेस्ट करने के लिए किससे कितना डिस्ट्रक्शन होता है। उस समय तक तो युद्ध खत्म हो चुका था, जर्मनी ऑलरेडी, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, जर्मनी के ऊपर कब्जा हो चुका था, कोई जरूरत नहीं थी। अमेरिका ने वो जो बम गिराए थे वो बिना किसी पूर्व सूचना के गिराए थे, और एक नहीं 6 को गिराया और फिर 9 को गिराया, और सिर्फ वो जी एक प्रयोगशाला बनाना चाह रहे थे। और वो प्रयोगशाला उनको लग रही थी बिल्कुल दूर जापान में गिरा के उस प्रयोग को सफल कर देख लें कि कैसा प्रयोग होता है। उसके लिए अमेरिका ने वो बम गिराए थे और कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। जी, तो आपका प्रस्ताव यह है कि बिहार चुनाव को एक रेफरेंडम की तरह देखा जाए, और ये यदि विपक्ष लेकर के आता है तो इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं इस पर कितना विपक्ष इस प्रसंग को कि अमेरिका के सामने घुटने टेक गए, या विदेश नीति। अभी तो सर बिजली और पानी और स्वास्थ्य ही मुद्दा नहीं बन पाता इस देश में चुनावों का, तो ये तो विदेश नीति मुद्दा बनना तो बहुत, मुझे लग रहा है कि आप 50 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो 50 साल बाद का बिहार चुनाव होगा तो शायद जो है विदेश नीति, इस बार तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। आप स्टेट से घूम करके आए, आमतौर पे जो एनआरआई लोग हैं उनके लिए आम धारणा होती है, हमने देखा है जहां भी जाए वो गुजराती लॉबी और आदि इत्यादि। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं उसको आप कई यूनिवर्सिटीज में भी गए, क्या प्रतिक्रिया के तौर पे देख रहे हैं? और दूसरा कि लगातार ये जो अटैक है किसी भी तरह के स्पीच पे, तो थोड़ा सा भी स्टेट से डिफर करता हो। यहाँ तो महमूदाबादी वाले मामले में तो डिफर भी नहीं कर रहे, यहाँ तो सीधे सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है और ऐसा और होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि सेकुलर ऑप्टिक लिया सेना ने, लेकिन और सोसाइटी में और उसको होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। आनंद सर। देखिए, 2 चीजें हैं अमेरिका का, मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वो सब कुछ होने के बाद भी मैं किसी डेमो मतलब मैं किसी सेनेटर से मिला था, वहां के लोग परेशान हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भी फैक्ट है कि पिछले 10-5 दिन में जब मैं शुरू किया था, जब बंद कर रहा था, तो कुछ जगह कुछ लोगों को ये लग रहा था कि नहीं नहीं, जो क्रिटिक भी थे, और मैं वहां पे क्या कहा, वहां पे बोला जाता हर स्टेट 50 स्टेट हैं और वहां की भाषा में बोला जाता है ये ब्लू स्टेट है, ये रेड स्टेट है। ब्लू मतलब डेमोक्रेट, रेड मतलब रिपब्लिकन, वो उस तरह से उनका एक जनरल होता है। जो स्टेट ईस्ट में हैं और जो ज्यादा महंगी और ज्यादा ज्यादा समृद्ध या ज्यादा विकसित हैं, वो सब डेमोक्रेट है। जो स्टेट पिछड़ी हुई है वो सब रिपब्लिकन है। मोटे तौर मैं ये बहुत मोटी एक बात इसकी कर रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां आजादी की अभिव्यक्ति की बात ये थी। मैं व्हाइट हाउस गया, व्हाइट हाउस के सामने बैठ के एक भाई साहब 81 से बैठे हुए हैं, व्हाइट हाउस के ठीक सामने पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं, और कोई वहां माइक लेके मुर्दाबाद सिर्फ नहीं लगा रहा है, उनकी माँ और उनकी बहन से रिश्ता जोड़ रहा है माइक लेके।
वो एक एक्सट्रीम है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां खूब लोग विरोध कर रहे हैं, कोई उनको छू नहीं रहा है। इसमें इसमें कहीं दो राय नहीं है। मेरा संजीव जी जो लार्जर क्वेश्चन है, देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन अमेरिका के सामने घुटने टेक देने की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन सिर्फ विदेश नीति नहीं है, प्लीज समझिए। जब आज ट्रंप खुलेआम ये कहते हैं कि एप्पल वाले अपनी फैक्ट्री यहां से हटाओ और अमेरिका ले चलो, तो ये आपके रोजगार से जुड़ी हुई चीज है। दूसरा, जब आप टर्की के एक एक कंपनी है सेलेबी, उसको कुछ लोग चेलेबी भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि वो CLE लिखते हैं तो हम लोग उसको सेलेबी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो सी नहीं चे, वो जो इटली वाले हैं उसको शायद अरे टर्की वाले हैं उसको चे बोलते हैं। तो चेलेबी या सेलेबी जो भी है, मैं इस बात को इसलिए ला रहा हूं, आप एक या दो लोगों के हाथों में पूरे देश को धीरे 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 सौंपते जा रहे हैं। वो एक खतरनाक चीज इसलिए हो रही है कि वो केवल विदेश नीति की बात नहीं है, वो बात ये भी है कि हमारे देश को अगर दो ही लोग चलाएंगे, तो आप देखिए कि कौन दौड़ा दौड़ा गया था ट्रंप साहब से मिलने। ट्रंप जब आए तो ट्रंप सऊदी अरेबिया गए, ट्रंप जब आए तो वो स्टार या वो जो कौन है जो इजिप्ट का था, जिसको जिसके लिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 मिलियन या 50 मिलियन का उसके सिर पे इनाम रखा था कि जो उसको मार देगा उसको 10 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो ओसामा बिन लादेन का खास आदमी था, उससे जाके अपना हाथ मिला रहे थे। मतलब उससे वही ट्रंप जिसकी सरकार ने उसके सिर पे 10 मिलियन का इनाम, उससे हाथ मिला रहे थे। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके रोजगार को, आपकी आय को, आपकी आपके मैन्युफैक्चरिंग को, सबको अफेक्ट कर रही है अमेरिका का ये। अमेरिका क्या कर रहा है, जो मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, अमेरिका इस समय उस बिल्कुल क्लियर है, उसको अपने संबंध चीन से ठीक करने हैं, उसको अपने संबंध अपना व्यापार चीन से ठीक करना है, उसको चीन से जो भी उसका व्यापार है उसको अपने पक्ष में कैसे कितना कितना अपने तक ला सकता है वो करना है। उसने 90 दिन का फिर वो कर दिया कि नहीं कोई टैरिफ वैरिफ नहीं। और इन सब में मुश्किल क्या है कि वो हमको या किसी और देश को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और हम मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ज्यादा मुश्किल बात है। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल विदेश नीति की बात नहीं है, ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी बात है। बहुत सी चीजें हैं जो जो शायद 20 मिनट की डिबेट पे मुश्किल है, लेकिन अभी जो है पहलगाम में जो हुआ है उसके लिए जांच होके कब तक होगा ये पता नहीं है, और उसकी कोई जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली नहीं, नहीं। तो अभी तक पुलवामा के जांच का RDX कहाँ से आया, वो आज तक वो जो है कटप्पा को किसने मारा जैसा सवाल बन के रह गया है। तो सर ये पहलगाम भी कटप्पा को किसने मारा जैसा सवाल ही बन के रहने वाला है। संजीव संजीव जी, उसमें वो ये कहते हैं, इनके पास देखिए, इनके पास हर चीज का जवाब है। आरएसएस को जब आप ये कहते हैं कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो ये एक कागज निकाल, वो लल्लन सिंह हैं, जो लल्लन सिंह आपके बिहार वाले नहीं, एक लल्लन सिंह सिक्योरिटी गार्ड हैं नागपुर में, जो आरएसएस से ये लगातार मांग कर मतलब RTI डाल के कर रहे हैं कि भाई इनका, तो वो वहां पे एक एक दस्तावेज निकाल के दिखाते हैं कि आरएसएस इज अ रजिस्टर्ड संस्था, और कहीं का दिखाते हैं उसमें क्या है। अब होता क्या है कि जो जब ये कहते हैं कि आरएसएस रजिस्टर्ड है, तो उसमें जो लोग उस समिति में दिखाए जाते हैं उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। भाई आरएसएस को आज हम लोग जानते हैं कि भाई जो आरएसएस के जो भी लोग हैं उनमें से किसी का नाम नहीं है। तो ये इतने बेईमान लोग हैं कि ये एक आरएसएस संस्था है, कोर्ट में कहें हाँ आरएसएस देखिए संस्था है, वो संस्था और ये संस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह की बातें करते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे अभी तक हम और आप ईवीएम पे बड़े परेशान थे, पूरा देश परेशान था, ईवीएम ईवीएम बेमानी हो रही, कुछ कब पकड़ करो मार वो चल रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो आपके यहाँ भी बहुत से सम्मेलन हुए, हमारे यहाँ भी सम्मेलन हुए, हम लोगों ने भी जाके कोई भाषण दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा ईवीएम को भूल जाओ। वो पूरे इलेक्शन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 करोड़ फ्लोटिंग वोटर्स है, अब हम फ्लोटिंग वोटर्स को ले जाके वहां बिठा देंगे। टेक्निकली आप कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, मैं यहाँ आके वोटर बन गया। हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं कहा जाता है कि अगर आप यहाँ वोटर हैं तो आप ये क्यों वोटर, आप वोटर बन गए। अब वो 50 लाख लोगों को फिर बिहार से ले जाके कहीं और वोटर बना देंगे।
तो वो उसको सिद्धहस्त होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। जैसे मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेन में यात्रा करने पे अगर आप विकलांग हैं तो आपको एक एक कंसेशन मिलता है। हमारे कुछ मेरे जानने वाले लोग हैं, वो कुछ विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। आपको अपनी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना मिल जाएगा, और अगर आप, जो मेरे पिताजी जिनकी मृत्यु हो गई, उनका उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो विकलांगता का वो लेके कितने लोग सफर करते हैं। तो आप वहां जब टीटी आए तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं इस वजह से इतना विकलांग हूं। वो आप कुछ, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो बीजेपी है वो गलत बात को किस तरह से जस्टिफाई किया जाए उस पर आ जाती है। जस्टिस लोया को किसी ने नहीं मारा, सोहराबुद्दीन को किसी ने नहीं मारा, लेकिन हिरेन पांड्या मरे ही नहीं, बाबरी मस्जिद गिरी ही नहीं, कुछ इस तरह की बातें। 27 साल तक मुकदमा चलता है, और वो जो यादव जी जज है वो फाइनली कहते हैं नहीं साहब, ये तो असल में बाबरी मस्जिद कैसे गिरी, ये तो कोई एविडेंस है ही नहीं। तो मतलब यही है कि शायद वो गिरी ही नहीं थी। तो हमारे यहाँ जिस तरह से ये संस्थाएं चल रही हैं, जो हो रहा है वो एक वरीसम बात है। और एक नया, मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, एक नया और शुरू खेल हो गया है कि हर एक को अभी तक राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करो, चैनल्स को डिस्क्रेडिट करो, विरोध की आवाज को डिस्क्रेडिट करो, अब न्यायपालिका को भी डिस्क्रेडिट करो। मन में कहीं डाल दो कि जो हो रहा है गलत हुआ है। मैं एक मूल प्रश्न आपसे पूछ के खत्म करूंगा और किसी और दिन इस पे बात होगी। प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजा गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, एक प्रेसिडेंट रेफरेंस गया है कि इस 14 पॉइंट पे आप अपना स्पष्ट करिए कि, मतलब स्पष्ट इन द सेंस आप अपनी राय दीजिए। वो राय दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब लोगों के मन में तो आ गया कि नहीं नहीं, ये देखो कुछ कुछ गड़बड़ है। दूसरा काम क्या हुआ कि अगर आप इतने ईमानदार थे तो भारत की न्याय प्रक्रिया में यह है कि 2 जज की बेंच ने वो ऑर्डर दिया था 8 अप्रैल को तमिलनाडु की सरकार के अगेंस्ट। आप उसके रिव्यू के लिए क्यों नहीं गए? आप रिव्यू के लिए नहीं गए। आपने बदमाशी वाला काम ये किया कि 13 तारीख को, जिस दिन जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे थे, लास्ट डे ऑफ, उस दिन आपने वो लेटर उनको दिया। आप 14 को क्यों नहीं दिए? भाई 14 को नए जज आए थे। अब आप टेक्निकली आपने तो भाई पुराने सीजीआई को दिया था, अब हम क्या जाने नए आ गए। आप इस नए सीजीआई, जो एक दलित सीजीआई है, उनके ऊपर आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया है। दूसरी बदमाशी आप क्या करने जा रहे हैं? जस्टिस गवई ने स्पष्ट कर दिया कि न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, न पार्लियामेंट बड़ी है, संविधान बड़ा है। तो ये स्पष्ट कर दिया है, इसलिए हमें लगता है कि इनको संकेत मिल गया होगा। पता नहीं इसको पुश करेंगे। संजीव जी, बदमाशी तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ रोज सुबह से शाम तक कर रहे हैं। मैंने कल आपके यहाँ के प्रोफेसर सतीश कुमार झा हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो बड़ा अथॉरिटी माने जाते हैं। डीएन झा साहब के लड़के हैं, तो मतलब आप वो बड़ी अथॉरिटी है। मैंने उनका एक शो किया है, वो शो है। धनखड़ जी बार बार ये कहते हैं, क्योंकि ये कहीं बात और चली जा रही है, लेकिन दर्शकों को ये पता होना चाहिए धनखड़ जी क्या बार बार कह रहे हैं। धनखड़ जी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जब वो शपथ लेते हैं तो शपथ लेते हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बाकी लोग शपथ लेते हैं, मंत्री या एमपी या एमएलए, वो कहते हैं कि वी विल बी अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड होंगे, वो प्रोटेक्टर हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, वो ये सब काम एज अ प्रोटेक्टर उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल बेजा बात है। दिस कंट्री, ईदर गवर्नर और प्रेसिडेंट और एमपी और गवर्नमेंट इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये अबाइड और प्रोटेक्शन वाला ये गलत है। ये देश संविधान से चलेगा। अब वो बता रहे नहीं, ये 2 लोगों को उन्होंने कहा है कि नहीं, ये लोग इस संविधान, मतलब ये एक इस देश के साथ क्या कर रहे हैं इन लोग, वो बहुत ही दुख वाली बात। भाई तो आप कस्टोडियन हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मालिक हो गए। हम आपके यहाँ कोई चीज दे गए, आपको भारत की जनता ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसका कस्टोडियन बनाया है, मान लिया, वो भी आर्गुमेंट है, तो उस आर्गुमेंट को तो चिंदी हो जाएगा सर। हमारा कोई सामान है, हम आनंद वर्धन सिंह के यहाँ देकर रख दें, उसके बाद वो कहें कि हम तो इसके मालिक हो गए। प्रोटेक्टर का मालिक नहीं होता ना कि वो कुछ भी कर दे, उस सामान में हेर फेर कर दीजिएगा, हम देंगे कुछ खोवा आप खा जाइएगा, मलाई देंगे आप कहिएगा कि इतना तो हम खा गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये प्रसंग है। लेकिन खैर,
आनंद सर से और बात हम लोग करते रहेंगे, सोमवार का कोशिश करेंगे कि हर मंडे करें, बीच में चले गए थे, लेकिन ये सच है कि जी माफी चाहता हूँ संजीव जी, क्योंकि वहां समय का ऊपर नीचे होता था, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए भाई माफी चाहता हूँ दर्शकों से भी जी। लेकिन जितना जितना हम दावा करते हैं पुराना डेमोक्रेसी होने का, उतना ही देखिए, एक सवाल को इन्होंने ठीक किया ड्राइंग मेमोयर ने, कि वो जो सवाल है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, ये सवाल था। हाँ, सवाल ही मैं भूल गया था। सिनेमा का भी आजकल जो है, ये गोलवलकर के चेले हैं, एक आध टिप्पणियां ले लेते हैं। गोलवलकर के चेले हैं जिसने भारत की आजादी के समय ही बोला था कि अंग्रेजों की गुलामी ताउम्र सह सकता हूं, मगर दलितों और मुसलमानों को अपने बराबर में नहीं बैठा सकता। ये पुलवामा, पता नहीं है, पुलवामा की तरह ही पहलगांव कांड की मोडस ऑपरेंडी है पुलवामा, और पहलगांव कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आते ही हमारी पूरी बातचीत का जिस्ट ही यही रहा। तो ये कुछ टिप्पणियां हैं सर, जो और अलग अलग भी, लेकिन जो जो बातचीत से रिलेटेड टिप्पणियां हो वही हम ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम बात चाहे जितना भी पुराने डेमोक्रेसी का होने की करें, लेकिन जो हमसे बड़ा डेमोक्रेसी है अमेरिका, वहां का एग्जाम्पल आनंद सर ने दिया, आनंद जी ने दिया कि वहां आप प्रेसिडेंट को गाली गलौज भी कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है मत करिए गाली गलौज, लेकिन कहने का अर्थ है कि आपके डिसेंट का आप कई चीजें करते हैं, कार्टून बनाते हैं, कई तरह के इमेजेस बनाते हैं। और दूसरा, अमेरिका चाइना से रिश्ता ठीक करने में लगा है और हम पड़ोसियों से रिश्ता खराब करने में लगे हैं। यहां तक कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र से भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं। आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो देखेंगे इस वीडियो को उनका भी धन्यवाद। मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।